अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान अब्दुल्ला और हुमा के साथ। कोशिश हम करते हैं कि किसी अच्छी खबर से हमेशा प्रोग्राम का आगाज़ किया करें, लेकिन क्या करें कि हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है वो इतना दिल फरेब भी नहीं। और एक मरतबा फिर पुलिस की अंधी गोली का निशाना बना एक और बच्चा, मासूम एहसन, 19 माह इसकी उम्र थी। तस्वीरें अगर आप देखें तो आपका कलेजा हलक में आ जाए कि कैसे किसी माँ की गोद उजड़ गई। एक मरतबा फिर नाअहली कहें, गफलत कहें, सिस्टम की खराबी कहें, क्या कहें, कोई भी नाम दे दें, अमल से लेकर एहसन तक यहाँ पर कोई किसी को जवाबदेह नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर सिंध मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मुशीर, पहले तो उनसे ही बात कर लेते हैं। मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मुर्तज़ा, ये तो इतनी ट्रेजेडी हो चुकी है इस बात की, और ये कोई एक किस्सा नहीं है, दो किस्से नहीं है, आए दिन ये तो रूटीन, जिसको हमने जिक्र भी कर दिया, ये पुलिस की तरफ से सीरियल किलिंग हो गई ऑलमोस्ट। किस तरह रोकेंगे इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूं जो आपने अपने इंट्रो में बात की। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये अगर आप अगस्त से मवाजना करें टिल डेट, ये छठा वाकया हुआ है जहां पर इस तरह की कार्रवाई से किसी सिविलियन का, किसी बच्चे का इंतकाल हुआ है, किसी पेडेस्ट्रियन का इंतकाल हुआ है। हमने माजी में जब ये पहली बार वाकया हुआ, ये अमल केस से पहले मैं आपको बताऊं, 28 अगस्त को बलोच कॉलोनी पे एक इकरा यूनिवर्सिटी का बच्चा था जो कि पुलिस की क्रॉस फायर से इंतकाल कर गया था। वहाँ से इशू स्टार्ट हुआ था और उस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट ने पुलिस को ये हिदायत जारी की थी कि आपको अपने रवैये को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आपको अपने स्टाफ को ये बताने की ज़रूरत है कि फायरिंग जो आप फौरन कर देते हैं सिविलियन एरियाज में, वो शुड नॉट बी द केस। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पे सिविलियन एरिया हो, जहाँ पे आपको नज़र आते हैं कि पेडेस्ट्रियंस हो, वहाँ पर फायरिंग को अवॉइड करना चाहिए आपको, और आपको छोटे वेपन को इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा मुर्तज़ा, ये वही बातें हैं जो हम अमल के किस्से से कर रहे हैं, और आज एहसन के किस्से और एहसन की मौत के बाद भी हम यही बातें कर रहे हैं। आप यकीन मानिए मुझे शर्म आ रही है वही सवालात करते हुए और वही पॉइंट्स दोबारा से रेस करते हुए आपके सामने। अमल की मौत, उसके बाद कितनी मौतें, और उसके बाद 19 माह। शक्ल तो देखें आप उस बच्चे की। आई वंडर कि हाउ डू वी गेदर द स्ट्रेंथ टू स्पीक अबाउट दिस अगेन। वो अमल बिल पेश हुआ, उसकी इंप्लीमेंटेशन बता दें कहां तक पहुंची, कोई कमेटी बनी, कुछ हुआ नहीं हुआ, पुलिस में छोटे वेपन नहीं आए ना सर अब तक, बजट का इशू है, जो भी इशू है, कुछ भी नहीं हुआ, वही हो रहा है सब कुछ अभी भी। मैं अब्दुल्ला आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ और एज गवर्नमेंट मैं इस ब्लेम को भी लेने को तैयार हूँ, लेकिन जो हमारे अपने कुछ डिफिकल्टीज हैं वो भी ज़रा आपके सामने मैं बयान करूँगा कि पुलिस अब एक इंडिपेंडेंट इदारा बन चुका है। गवर्नमेंट उसके मामलात में उस तरीके से इन्वॉल्व हो नहीं सकती है। इसका अप्रोप्रिएट सवाल तो आप अगर पुलिस से खुद पूछेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि एज गवर्नमेंट जो चीज़ें करने की ज़रूरत थी वो हमने की हैं। आप अमल की लेजिस्लेशन को देख लें तो वो लेजिस्लेशन हमने करके दी। उसके बाद जो पुलिस को हिदायत इशू करनी होती है वो हिदायत हमने इशू करके दी। बट जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है अब्दुल्ला, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो पुलिस को खुद करना है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं, मैं खुद शर्मिंदा फील कर रहा हूँ। मैं रात को खुद अस्पताल गया था। जी मुर्तज़ा, वी आर गोइंग टू स्टॉप यू हियर। मुर्तज़ा, बात ये है कि हम ऑब्वियसली इट इज एम्बैरेसिंग आल्सो एंड क्रिंजिंगली, ये इस किस्म की चीज़ है जिसको रोकना चाहिए और हम आपस में ही बात कर सकते हैं। हमारा मतलब ये है आपसे बात करने का कि 4 इस किस्म की डेथ्स हो चुकी हैं, 4 इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस। हेड्स मस्ट रोल। कोई अकाउंटेबिलिटी विद इन द पुलिस इदारा होनी चाहिए, और अभी तक कोई नाम हमें सामने नहीं आया। हमें बहुत डर है, जो कि हम होते हुए देख भी रहे हैं, कि ये फिगर जो है ये बढ़ता चला जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो अब ये बैठ के सोचना कि इम्प्लीमेंटेशन बड़ा मुश्किल है, मतलब देन ऑल्टरनेटिव, ब्रिंग आउट एन ऑल्टरनेटिव देन। मैं हुमा आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, और एक नई कानून साजी के ऊपर सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है जिसके अंदर पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को फोकस किया जा रहा है, जिसके अंदर पुलिस की अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म पुलिस डिपार्टमेंट से लेके हम कमेटी सिस्टम एक प्रपोज करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी के मेंबरान होंगे, ब्यूरोक्रेसी के भी लोग होंगे, आपके असेंबली के मेंबरान होंगे, ताकि वो कमेटी बैठेगी और पुलिस जहाँ जहाँ कोई ओमिशन होगी, पुलिस की जहाँ से कोई गलत कार्रवाई होगी, उसको इन्वेस्टिगेट करने का मैकेनिज्म हम प्रपोज कर रहे हैं उसके अंदर।
अंदर। मैं सिर्फ गुजारिश आपसे ये कर रहा हूँ कि ये हमें एम्बैरेस होना चाहिए इसके अंदर। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट, नॉट जस्ट फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पुलिस, फॉर आवर सोसाइटी, कि हम इस तरह के इश्यूज आते हैं तब बात करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। मेरी खुद औलाद है, मैं वो बच्चे को देख के मेरे लिए भी बड़ी दिक्कत थी, जो अब्दुल्ला ने शुरू में कहा ना कि आपका वो कलेजा फट जाए। मैं खुद वहाँ मौजूद था, मतलब इट इज सो अनफॉर्चुनेट। तो मैं समझता हूँ हमें इस रवैये को बेहतर बनाने की जरूरत है, एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट वेयर आई वुड रिक्वायर द हेल्प ऑफ द मीडिया एज वेल, कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस हो। जो शख्स गलत कार्रवाई करता है, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, उसके खिलाफ हम सबको खड़ा हो जाना चाहिए। अच्छा, पता है क्या मुर्तजा, हमने आपकी आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं और जाहिर है हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने ये बातें कितनी मरतबा, आप मुझे सच्चाई से बताइएगा, की हुई हैं कि अब्दुल्ला अब जो है वो हम छोटे वेपन्स देंगे और इस पे काम शुरू हो गया है ऑलरेडी, और अब इस किस्म की चीज़ों पर अकाउंटेबल ठहराया जाएगा लोगों को। लेकिन अभी भी ये आतिशी असलहा है जो हम सड़कों पर लेकर दे रहे हैं, घूम रहे हैं हमारे पुलिस वाले। उन बेचारों का भी क्या कसूर है? जाहिर है उन्हें जो असलहा दिया गया है वही लेके घूमेंगे। और एक और इशू इस पे अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो, वालिदैन का यह मौक़िफ़ है ऐसन के कि उनकी मर्जी की, उनके मुताबिक FIR नहीं दर्ज हुई, तो अभी तो FIR दर्ज होने में ही जिसके बच्चे की जान चली गई उसको अपनी मर्जी की FIR भी नहीं कटने दे रहे। आपको मैं अब्दुल्ला सॉरी मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ। कल परसों भी जो वाकया हुआ था उस अस्पताल के अंदर जहाँ पर एक बच्ची को गलत इंजेक्शन दिया गया, वहाँ पर भी बजाय इसके कि उसके वालिदैन की दादरसी की जाती पुलिस की जानिब से, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि वो पुलिस का अफसर जो है वो वालिद साहब को हिरासा कर रहा है या उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप ये चीज़ ना करें। हमने इसका नोटिस लिया गवर्नमेंट का, हमने पुलिस को कहा जी फौरी तौर पर आप कार्रवाई करें। मैं कल उसके बच्ची के वालिद से मिलकर आया हूँ, उसके वालिद साहब ने मुझे बताया कि सर आप लोगों ने नोटिस लिया, सस्पेंशन वगैरह हो गई, लेकिन 36 घंटे गुजर गए, अभी तक किसी आला पुलिस अफसर ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया जो हमें यकीन दिलाए कि जी हमें सिक्योर किया जाएगा। मैं गुजारिश सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि एक अनफॉर्चुनेटली एक जो हमारे सोसाइटी में चीज़ बन गई कि पुलिस को आप इंडिपेंडेंट कर दें। जब आप इंडिपेंडेंट कर देंगे, जब आप कहेंगे कि वो मातहत नहीं है किसी हुकूमती इदारे के, कौन सुपरवाइज करेगा उसकी कार्रवाइयों को? मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि कोताहियां बिल्कुल हैं ऑन ग्राउंड, बट आई थिंक अब वक्त आ गया है कि हम इस कैंपेन को आगे लेके चलें कि कोई इदारा अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। जैसे आप अकाउंटेबल नहीं है, मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, एट द सेम टाइम पुलिस की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और उसकी मैकेनिज्म को बाय वे ऑफ लॉ हम प्रपोज कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। प्लीज जल्दी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद। जाहिर है अब इतने वाक़यात पैदर पे हो रहे हैं तो पुलिस में भी कुछ तब्दीलियां आनी चाहिए। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अफजल नदीम डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया इन द स्टूडियोज। डोगर साहब वेलकम टू द शो। डोगर साहब, हम अमल के किस्से से, हम मुर्तज़ा से भी यही बात कर रहे थे, अमल के वाक़े से हम बात कर रहे थे, उसके बाद 3 और वाक़या हो गए और अब ये चौथा वाक़या सामने आ गया। एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल एक ही वजह से ये वाकया हुआ है, विच मींस कि पहले अमल वाले केस में भी लगता नहीं है कि किसी ने कुछ सुना या क्या कुछ किया। इनको गोली मारने की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती? निशाने इतने कच्चे हैं, जिसको टारगेट करना होता है उसको टारगेट हटके आम बंदों को क्यों लग जाती हैं गोलियां? देखिए, निशाना तो ये अमल का तो जो रक्षा के हवाले से भी बिल्कुल सेम है कि वो भी रक्षा में थे, ये बच्चा जो था जो हुआ ये भी रक्षा में था। एक्चुअली वो लोग अपनी गाड़ी में थे और मुल्ज़मान उसमें थे। लेकिन बात ये कि यहाँ छोटे वेपन की बात हम कर रहे थे, तो इसमें जो आज रात को जो वाकया हुआ, इसमें जो फायरिंग की गई वो सरकारी 9mm पिस्टल से की गई, जो छोटा वेपन है। अच्छा, और यानी कि फिर करीब से की हो गई, और करीब से भी सामने थे वो लोग बिल्कुल, इनके रक्षा के जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया। और दूसरी, जहां तक हम FIR की बात कर रहे थे, तो FIR के अंदर 4 पुलिस वालों का तस्करा है। जाहिर है सामने उस वक्त नाम तो मुद्दई को नहीं पता होंगे, जो उन्होंने 4 पुलिस वालों को देखा फायरिंग कर रहे थे उनके ऊपर, तो उन्होंने वही FIR उनके खिलाफ काटी है। दूसरी अभी जो डेवलपमेंट हुई है, इसमें 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया है। और मेन बात यह कि इसमें जो एक मुलजम था अमजद, जो पुलिस वाला था, उसको भी गिरफ्तार किया गया जिससे फायरिंग की। लेकिन इसमें जो बहुत ही दिलचस्प जो सिचुएशन यूँ हुई है कि कोई मुकाबला हुआ ही नहीं वहाँ, यानी जो उनकी वालदा हैं या उनके पेरेंट्स हैं, ऐसे ही कोई मशकूक होगा, किसी को रुकने का इशारा किया होगा, कोई जा रहा होगा, इस टाइप की कोई सिचुएशन है। ज़ाहिर है वो तो CCTV फुटेज
मेरा ख्याल है कि जो इसकी निकल रही है या निकल गई होगी उसमें सही सिचुएशन वाजे होगी, लेकिन उनकी जो फैमिली लोग कह रहे हैं कि क्रॉस फायर होता है। हाँ, बिल्कुल तमाम इनकाउंटर्स में देखा you are forced to fire back now। हाँ, जाहिर है क्यों करेगी तो इसमें तो डायरेक्ट फायरिंग ही पुलिस वाले कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मिजाज चेंज, बड़ा असला, छोटा असला, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा शुतरे बेमहार होती जा रही है पुलिस हमारी सड़कों के ऊपर, जितने भी इसमें इस्तेलात की जाती है। विच मींस के ये जो पुलिस एहलकार या उस वक्त कांस्टेबल्स या जो भी कैडर के होते हैं लोग, ये तो एसओपी नहीं फॉलो कर रहे, ये तो टोटल पे गलत है। ये सोचना कि इनको क्या फायर करना नहीं आता या जो भी है, ये बात की बात है। मतलब आप एक पब्लिक स्पेस में कि कोई नहीं रुका या व्हाटएवर द रीजन माइट बी, आपने इनिशिएट की है, यानी वहां से गोली पहले नहीं चली, आप मारना स्टार्ट हो गए हैं गोलियां, तो है ही गलत। बिल्कुल यही बात। और दूसरी बात ट्रेनिंग की आपने की, ट्रेनिंग इनको दी जाती है बिल्कुल जंगल में, ऐसी जगह पे जहां कोई दूर दूर तक आबादी नहीं, वहां सिर्फ एक टारगेट होता है, उसके ऊपर इन्होंने निशाना करना है। वो एक नॉर्मल सी मैं समझता हूं कि वो ट्रेनिंग होती है, बाकायदा आबादियों में जाके उन्होंने क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें तो इनको करनी चाहिए। बात हम कर रहे थे ये पुलिस की भी जो जैसे कि बात हो रही थी, मैं समझता हूं कि ऊपर से नीचे लेवल पर बहुत कोशिशें गो के हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली किबला कुछ मुझे सिमत पुलिस की दुरुस्त नजर नहीं आ रही। आज आपने हैदराबाद की भी हमारे हेडलाइन चल रही थी कि वहाँ के एडिशनल आईजी जो हैं वो अपनी कुछ अलग चला रहे हैं, आईजी सिंध जो हैं वो उनकी सिंध गवर्नमेंट से कुछ क्लैश की बातें चल रही हैं। आईजी सिंध के नीचे अगर हम देखते हैं तो पुलिस वाले तो कोई एक खिचड़ी पकी हुई है, मैं समझता हूँ खिचड़ी पकी हुई है, किसी को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। लोगों साहब पता का हल नहीं है, ये रिवैम्प होनी चाहिए, ये पुलिस मॉडर्न लाइन, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। डर हमें ये है न्यूयॉर्क की तरह की जाने जाएंगी, उसके बाद कोई रिवैम्प पे बात आएगी, ये बहुत ज्यादा। अब हम मुतमिन है कि गिरफ्तार हो गए, सब कहानी खत्म, कल को उनका रिमांड ले लिया जाएगा। लेकिन एक्चुअल जो बात काफी अरसे से मैं भी कह रहा हूँ, आज मैंने गवर्नमेंट की तरफ से भी देखी कि इस तरह के वाकयात में पुलिस मुद्दई होती है, पुलिस ही मुल्जम होती है, पुलिस ही नाम यानी तफ्तीशकार होती है, पुलिस ही मुंसफ है। तो हमें ये इनको चाहिए कि कम से कम जो विक्टिम एक फरीक है जिसके साथ ये सान्या होता है, उसकी फैमिली का कोई एक मेंबर उस कमेटी में लाज़मी होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, soon qualify for Pulitzer as well. कौन? Geo Pakistan. Oh हाँ, of course, for every award under the sun. How about an Oscar also for your adakari? अच्छा जी, we have to move on, बड़ा सॉरी, हम आगे जाएंगे और अगला वाला जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा सीरियस भी है। में चला गया वैसे ही कह दिया था, कुछ चीज़ें निकल जाती होती हैं मुंह से। एक बड़ा सीरियस टॉपिक जिस पे हमारी गेस्ट हमारा इंतजार भी कर रही हैं, नशे की आदत कैसे खानदान के खानदान उजाड़ देती है, सब जानते हैं, लेकिन क्या मुतासरा अफराद दूसरों का घर बचाने के लिए भी कुछ कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ड्रग फ्री पाकिस्तान फाउंडेशन की CEO फरहीन सिद्दीकी यही कोशिश कर रही हैं। फरहीन की कहानी अज़म, हिम्मत और बुलंद इरादे की कहानी है। फरहीन के वालिद मंशियात के आदी थे, एक वक्त ऐसा भी आया जब वो घर वालों का सहारा बनने के बजाय बोझ बन गए, और ऐसे में 11 बहन भाइयों में तीसरे नंबर की फरहीन ने सोचा कि सिर्फ पढ़ाई ही वो रास्ता है जिस पर चलकर वो अपना और अपने घर वालों का मुस्तकबिल बदल सकती हैं। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद फरहीन ने ग्रेजुएशन की, फिर अपने वालिद को बहाली मरकज ले गई, जहां ना सिर्फ उनके वालिद ठीक हुए बल्कि फरहीन को भी जिंदगी का मकसद मिल गया। जिंदगी में कई नशेबो फराज देखने के बाद आज फरहीन का मिशन लोगों को आगाही देना है कि नशे की लत बीमारी है जिसके मरीज को तन्हा छोड़ने के बजाय सेहतयाबी के लिए उसका साथ देना। इसी पे बात करते हैं ड्रग फ्री पाकिस्तान फाउंडेशन की CEO फरहीन सिद्दीकी, खुद हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया फरहीन, आपने वक्त दिया। सलाम है आपकी इन सारी कोशिशों और काविशों को। फरहीन, नशे के आदी अफराद अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगियाँ किस कदर अजियतनाक बना देते हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है सबका। आपको ज़ाती तौर पर किस तरह के मसाइल का सामना रहा? नशे का मर्ज किसी भी ख़ानदान में अकेले नहीं आता, बल्कि अपने साथ मसाइल का एक अंबार लेकर आता है। जैसे कि माली मसाइल हैं, माशरती समाजी मसाइल हैं, जहनी मसाइल हैं। तो हर ख़ानदान की तरह हमें भी, हमारे वालिद साहब जब नशा करते थे तो इन तमाम तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा। माली मसाइल, चूँकि घर का कमाने वाला नशा करता है तो बेसिक ज़रूरियात हैं, ग़िज़ा है, तालीमी अखराजात पूरे नहीं होते हैं। समाजी मसाइल, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, लोग तंज करते हैं, तनकीद करते हैं, शर्मिंदा करते हैं, अपने बच्चों को हमारे साथ खेलने नहीं देते हैं। ये तमाम मसाइल का सामना और जहनी कोफ्त का हर वक्त एक डर, एक खौफ कि कब पता नहीं क्या हो जाएगा, वालिद साहब पता नहीं बाहर क्या करेंगे, कोई कर्जदार दरवाजे पर आ जाएगा, जलील और रुसवा करेगा, अगर किराया नहीं दे सके तो घर खाली करना पड़ जाएगा। फिर घर में एक कशीदा सा माहौल, एक अजियत सी महसूस होती है
कि एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं, ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब किसी भी घर में नशा करने वाला शख्स मौजूद होता है तो उसको इन्हीं तरीके के कमोबीश मसाइल का सामना करना पड़ता है, या इनसे कहीं ज़्यादा हमें भी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा। फरहीन, बड़ी आपने डिटेल दी और बड़ी हिम्मत से आपने बात की है। ये तो समझ आ गई कि आप नशे से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए क्यों आगे आई। आप ये बताएं कि शुरू कैसे किया। ऑब्वियसली इतना बड़ा मरहला, फर्स्ट स्टेप तो कोई इंसान करता ही है। कहाँ से इस मिशन का आगाज़ हुआ? हमने बचपन ही से अपनी वालदा को देखा कि वो वालिद साहब को इलाज की गर्ज से मुख्तलिफ इलाज गाहों पर लेकर जाती थी, और इलाज क्या पैकेज डील होते थे, 10, 15, 20 दिन जितने आप पैसे दे दें उतने दिन मरीज़ को रखेंगे। हर दफ़ा हमें ये होता था कि शायद वो ठीक हो जाएंगे इस दफ़ा, लेकिन हर इलाज के बाद वो दोबारा से नशे पर लग जाया करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता हमें ये यकीन होता चला गया कि शायद वो नशे से कभी बहाली में नहीं आ सकते हैं। 2004 में हमने उनसे कहा कि हम इस ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी से जो है वो तंग आ गए हैं, या तो आप घर छोड़ दें या हम घर छोड़कर चले जाएंगे। वालिद साहब ने अपना सामान उठाया और चले गए, और उसके बाद 6 महीने तक हमें नहीं पता था कि वो कहाँ हैं। एक दिन हमें उनकी तरफ से ख़त मौसूल हुआ और उन्होंने माफ़ी चाही उन तमाम ज़्यादतियों के लिए जो उन्होंने हमारे साथ की थी, और उन्होंने कहा कि अब वो वाकई ठीक होना चाहते हैं और इलाज का न्यू सेंटर के नाम से है, वहाँ वो गए हैं। उसके बाद उन्होंने ख़ुद ये फ़ैसला किया कि वो इलाज कराएं, और यहाँ पे हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं, शुक्रिया फरहीन सिद्दीकी, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की और आपका ये मकसद जो है बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं आप और बड़ा आपने काम किया। लेकिन एक चीज़ इनकी कहानी से भी, और ऑब्वियसली जितना हम भी जानते हैं, जितना हमने भी सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, एडिक्शन इज़ अ डिजीज़। मतलब लोग जो इसको स्टिग्मा एक अटैच कर देते हैं कि ये इसी का कसूर है और इसने किया है, और हज़ार चीज़ें और थोपते हैं, ख़ानदानों को आग कर देते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं, मिलते नहीं हैं। इट इज़ अ डिज़ीज़ और जिसका इलाज भी है, और फरहीन की फाउंडेशन या ऐसी कोई भी इदारे हैं वो भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये बीमारी किसी को लाहक हो गई है उसको लेके आए, उसको हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे लोगों को तनहा करने के बजाय यहाँ पे उनका साथ देने की एक्चुअली ज़रूरत होती है। जितना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उतनी जल्दी मरीज इस बीमारी से और इस लत से बाहर आ सकेगा। बेशक बेशक, बहुत और भी इदारे हैं ऐसे। वन ऑफ टॉप स्टोरीज, नैब और अपोजिशन के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। सभी अपोजिशन जमातों के रहनुमा केसेस का सामना कर रहे हैं, पेशियां भुगत रहे हैं, जमानतें करवा रहे हैं। एहतसाबी अमल सियासी अमल को ईंधन फराहम कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ हमजा शहबाज शरीफ एक दफ़ा फिर नैब के सामने पेश हुए और मिफ्ता इस्माइल ने अपनी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाई। नून लीग नैब पर मुसलसल तनकीद कर रही है। इनको कौन बताता है फवाद चौधरी साहब को और शहजाद अकबर साहब को कि ऐसा मामला है? FBI बताता है, नैब बताती है, कौन बताता है? और फिर ये लोगों की पगड़ियां उछालते। शरीफ खानदान की डिक्लेयर्ड एसेट फॉर्म्स जो FBR के अंदर हैं, वहाँ से चीज़ें उठा के चौराहे में उन पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मैंने कल कहा था कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को छोड़ें। आपके पास पूरी गवर्नमेंट के अदारे हैं, आप जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं आप करें। पीपल्स पार्टी की बात करें तो कल ही आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत में और मुराद अली शाह नैब के सामने पेश हुए। ये जो काला कानून है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया। सिलेक्टेड हुकूमत को बिटाने में और सिलेक्टेड हुकूमत को चलाने में नैब का एक अहम किरदार है। जो पीछे कुछ भी हो वो तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम होगा। वी वन दैट बैटल इन इलेक्शंस ऑफ 2018। अपोजिशन के रुकन हमें अब्बानी खरबी आज नैब के सामने पेश होंगी। JUIFA के रहनुमा अकरम खान दुरानी भी गुज़श्ता हफ्ते एक पेशी भुगत चुके हैं। हुकूमत का यही कहना है कि जितने लोग पकड़े जा रहे हैं सब के सब चोर हैं। हमें एक अमूमी इक़्तिसादी जो सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, इसकी बहुत बड़ी वजह वो करप्शन है जो माजी में इन 3 ख़ानदानों ने, यानी 2 ख़ानदानों, शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने की है। और इसके ऊपर हमें उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा और ये मुकदमात मंतकी इंजाम तक जो है वो पहुँचेंगे। ये सारे के सारे टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। ये पूरा हुजूम आपको सिर्फ अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इनका कितना पैसा बाहर पड़ा होगा। गुज़श्ता रोज़ ही चेयरमैन नैब ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि साबित करूंगा कि नैब जो काम कर रहा है वो दुरुस्त है, लेकिन फिलहाल ये साबित करने के लिए जावेद साहब को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।
इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब ने। उनसे ज्वाइन करते हैं। हाशमी साहब उनसे बात करते हैं। हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, अपोजिशन जमातों के सभी रहनुमा नैब के निशाने पर हैं, बल्कि शिकंजा कसा जा रहा है। इन हालात में अपोजिशन को सियासी तौर पर नुकसान होगा या फ़ायदा? ये जो हिसाब का तरीका है वो है ही नहीं, ये निज़ाम भी वो नहीं है, ये सिर्फ लोगों की वफादारियों को ख़रीदने के लिए एक ये शिकंजा है। एहतसाब के बगैर तो कोई मुल्क चल नहीं सकता। अब ये जो दो पार्टियां हैं, पीपल पार्टी या मुस्लिम लीग नून, उनके अलावा जो भी बात करेगा उसके खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। और मकसद ये होता है कि इन पार्टियों का जो असर रसूख है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी नज़रों को उनके सामने बेवक़्त करके वो नैब के रस्तों से सज़ाएं दे के तंग करके, आप यकीन करें जिस नैब का कानून ये है कि अगर मैं उसके साथ NRO करना चाहता हूँ तो जितने भी मियां नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हों, उनको वो कहेंगे आइए बैठ के, और नैब वाले उसके ऊपर कमीशन लेते हैं, कानूनी तौर पर कमीशन लेके वो कहते हैं आप जाएं जी घर चले जाएं, आपने पाकिस्तान को लूट लिया है तो ठीक है, आप हमारे साथ मामला भी तय कर लिया है, हमें भी कमीशन मिल रहा है। ये कानूनी बात कर रहा हूँ, छुपी हुई बात नहीं है। तो जो इस तरीके के कवानीन के साथ किसी का एहतसाब करेगी तो वो एहतसाब नहीं होगा। हाशमी साहब ये बता दीजिए कि जब भी अपोजिशन के लोगों को जिस भी ज़माने में जवाबदेह बनाया गया है, जवाब यही आता है कि भी सियासी इंतकाम है, सियासी कार्रवाई है, हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब आप सीनियर सियासतदान हैं, इतने दहाइयों से सियासत कर रहे हैं, आप ही बता दें फिर एहतसाब का तरीका आखिर होगा क्या? अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को अख्तियारात होने चाहिए और कवानीन के अंदर तब्दीली भी लानी चाहिए। जो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब भी तब्दील करना चाहते हैं, मुस्लिम लीग भी, पीपल पार्टी भी, लेकिन ये जब तक उन कवानीन को बदल के सख्त करें और सख्त करें और नैब का नाम मिटा दें, ये बहुत गलत नाम है। इस नाम से आपको बू आती है इंतकाम की। इस वजह से मैं नैब के ख़िलाफ़ कहता हूँ, क्योंकि नैब ने आज तक कोई डिलीवर नहीं कर सकती। जब उनको ज़रूरत पड़ती है मुखालफों को कुचल देते हैं, रास्ता बना देते हैं नई हुकूमतों का, नई तो उससे जमहूरियत भी मर जाती है और करप्शन ख़त्म नहीं होती और ज़्यादा करप्शन के। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ज़रा फिटनेस की बात करेंगे। और फिटनेस की अगर बात करें तो सेलिब्रिटीज़ हमारे जो हैं वो बड़े अच्छे रोल मॉडल्स हैं। रिसेंटली हुमायूं सईद ने अपनी ट्विटर पे एक तस्वीर शेयर की और उन्होंने साथ ये भी कहा कि बिरयानी और निहारी का शौक हो तो अगली फिल्म तक फिट रहने के लिए ये सब करना पड़ता है। ऑफ कोर्स जी, आप तो फिल्मों की बात करें, हमें तो यहाँ टीवी पे बैठने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो अच्छा, इनकी देखा ट्विटर पे वीडियो शेयर की तो उसके बाद काफी लोग मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि आप अकेले नहीं है, तो फिर मावरा हुसैन भी आई मैदान में, अली जफर भी आए और इन सारों ने फिर अपनी वीडियोस जो हैं वो शेयर की। वैसे ये इस वक्त हम आपको मावरा और ये रहे अली जफर। अच्छा, अब हम इससे पहले ये बात कर रहे थे, एक्चुअली ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि इंसान मोटा हो तो इश्यूज होते हैं, लोगों को पतला हो तो कहते हैं कि ओए मतलब एक्चुअली मोटे हो के पतले होना तो फिर भी जीने नहीं देते लोग। वो फिर भी यार ये वही है ना जो पहले मोटा होता था, मतलब उसमें भी मोटा लगा देते हैं। हालांकि इंसान मेहनत करके पतला हो गया तो यू हैव टू बी, लेकिन वो नहीं होता आपके साथ, मेरे साथ तो वो बेटा बहुत कमजोर हो गए। ये बहुत होता है। आई डू गेट दैट एज वेल, बट इन एनी केस ये बात वैसे तो अब्दुल्ला करना चाह रहे थे, लेकिन एक बात जो मैं करना चाह रही हूँ, मुझे कोई करने नहीं दे रहा। भाई गेम ऑफ थ्रोन्स की किस देख ली कि नहीं देखी? एक्चुअली देख ली फाइनली, एंड थैंक यू आपके मियाँ का जिन्होंने मुझे वो भेज दी ऑनलाइन, आपको शुक्र है। मैंने वो डाउनलोड करके कल देख ली फाइनली। तो बात ये है कि इन्होंने तो देख ली है। वैसे तो अगर ये ना भी देखते तो वैसे रिकॉर्ड बन चुके हैं उसके, पूरी दुनिया देख चुकी है। और लेकिन अब उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन आ गया है।
whatever. अच्छा जल्दी से आपको बता दें, आपको एक्चुअली पूरी उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के एज ऑलवेज जब भी ये सीरीज स्टार्ट होती है तो इसका रिकॉर्ड बना है। कोई 17 करोड़, ये सिर्फ अमेरिका की बात हो रही है, पहला एपिसोड 17 करोड़ लोगों ने एक साथ जब दिखाई गई है टीवी पे तो एक साथ देखा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था 16 करोड़ का और ये एक्साइटमेंट लेवल तो आप चेक करें जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। जैसा ही वो टाइटल का म्यूजिक बजना शुरू होता है ना और वो जो एक टीवी की स्क्रीन जाती है और फिर आती है, सच बताओ अब्दुल्ला, व्हेन यू वर वाचिंग तो हुआ था ना वो एक्साइटमेंट, बिल्कुल वो एड्रेनलिन रश हो जाता है। वो आप जो है ना वो कहीं बैठे हो तो उठ के खड़े होने का दिल करता है। मतलब you are so excited and people who have not watched Games of Thrones वो actually relate नहीं कर सकते, वो नहीं समझ सकते, वो यही सवाल करते रहते हैं भाई what's the big deal। लेकिन वो और फिर वो कहते हैं कि are we the only ones in the world के जिन्होंने देखा नहीं, तो yes you have to watch it to know what is the big deal। और मुझे लगता है कि अब इसमें डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए कि how this particular TV serial became a cult, like cult तो नहीं पूरी दुनिया फॉलो कर रही थी, कुछ और भी इनके ट्रेंड्स हैं, कुछ और भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाए, हम लिख के लाए हैं। तो ट्वीट्स भी बहुत ज़्यादा की गई पहली एपिसोड की और इसके बारे में 50 लाख से ज़ायद ट्वीट्स हुई हैं। अंदाज़ा करें पहला एपिसोड 50 लाख ट्वीट्स हुई हैं और 1 करोड़ 10 लाख मेंशंस हुए हैं इनके। तो आप अंदाज़ा करें कि दुनिया पागल हुई है। ग्लोबल ट्रेंड्स होते हैं ना अखबार को ट्विटर के ग्लोबल ट्रेंड्स, ये किसी एक मुल्क की हम बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में गेम ऑफ थ्रोन्स वाज ट्रेंडिंग, इट वाज इन द फर्स्ट 5 and then it was in the first 10, so yes वैसे ये इंटरनेट और इन सारी चीज़ों का एक बड़ा फ़ायदा हुआ है कि कोई ऐसी बड़ी सी चीज़ दुनिया में हो रही हो तो पूरी दुनिया में साथ ही हो रही होती है। सो दैट इज़ द ब्यूटी कि हर कोई साथ देख रहा होता है और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई लव। अच्छा जी, हमारे पास और बहुत कुछ है इस शो में आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। रमजान आने से पहले ही महंगाई के वार शुरू, रोटी सब्जियों और फलों समेत आम अशिया की कीमतें पहुंच से बाहर। रमजान में क्या बनेगा, आवाम का सोचकर ही खून खुश्क हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुना चुकी, लेकिन निजी स्कूल जून जुलाई की फीस वापस करने को तैयार नहीं। मामले से रियासत की लाताल्लुकी अफसोसनाक है। और कराची के 1 सदी पुराने खजूर बाजार में सिर्फ खजूर नहीं, जिंदगी के और भी कई रंग मौजूद हैं। सिंध हुकूमत चाहे तो ये बाजार सयाहों का पसंदीदा मकाम बन सकता है। I am actually looking forward to see this खजूर बाजार, क्योंकि मुझे खजूरें बड़ी पसंद हैं। I have been to the खजूर बाजार। You have been to the खजूर मैं गई हुई हूँ और अगर आप लोगों को याद हो कि 3 साल पहले हमारा ये शो स्टार्ट ही हुआ था तो तब भी बाहर जाके हम काफ़ी इस किस्म की चीज़ें, और ख़ासतौर पर मेरे लिए बिकॉज आई वाज नॉट यूज्ड टू कराची उस वक्त, अब तो मैं बिल्कुल कराची वाली हो गई हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे लिए बड़ी नई नई चीज़ें होती थी और मैं बड़ी एक्साइटेड होकर जाती थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बाजार है, जिस तरह कि अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ इश्यूज हैं वो भी मैं बाद में मेंशन करूंगी। सो अभी हम जरा खाने पीने की चीज़ों की बात कर ही रहे हैं तो प्राइस हाइक का भी तस्करा कर लेते हैं। एब्सोल्युटली, जो बड़ी अफसोसनाक बात है, रमज़ान से 18 दिन पहले, आपको पता है 18 दिन रह गए रमज़ान को बाय द वे, तो 18 दिन पहले ही फलों सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं और ये महंगाई जाने कहाँ जाके टिकेगी, समझ नहीं आ रही। अवाम अभी से कांप रहे हैं सोच सोच के, और मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में रोटी की कीमत बढ़ गई, जबकि सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। तेजी से बढ़ती महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके का जीना मुहाल कर दिया है और अपोजिशन भी इस पर सख्त बरहम है। 80% ये तो सिर्फ गैस की बात है। मैं कल बता चुकी हूँ कि अभी बिजली महंगी होगी, अभी घरेलू सार्फिन की चीज़ें जो हैं वो तमाम महंगी होंगी। रोज़ा रखना और रोज़ा खोलना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान की आवाम के लिए। भूख से, हालात से, महंगाई से, बेरोज़गारी से, लोड शेडिंग से सताए हुए लोग अगर सड़कों पे आएंगे तो उनकी छुतरौल होगी। वज़ीर साहब, जब लोग हालात से तंग आ जाते हैं तो हुक्मरानों की छतरौल कर देते हैं। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद रोजमर्रा की अशिया की कीमतों को पर लग गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में भिंडी और शिमला मिर्च
200 रुपए किलो, जबकि तोरी 40 रुपए के इजाफे के साथ 120 रुपए फी किलो हो गई है। शिमला मिर्च की फी किलो कीमत में 80 रुपए का इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माह महंगाई में 9.41% इजाफा हुआ, जबकि हरी मिर्च पूरे 141.73%, प्याज 39.27% और मटर 27% महंगी हुए हैं। इस दौरान टमाटर 18%, चिकन और केले 15%, जबकि दाल मूंग 12% महंगी हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़े हैं, जिसका असर आम अशिया पर पड़ा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह 6.79% रही और इस दौरान गैस 56%, टमाटर 47%, मिट्टी का तेल 25%, पेट्रोल 22% और ट्रांसपोर्ट के किराए 15% बढ़े, जबकि गोश्त 12% महंगा हुआ और बिजली की कीमत में 2.83% इजाफा हुआ। कोई चीज़ ऐसी एक्चुअली नहीं है जिसमें कोई इजाफा ना हुआ हो। जनरल सेक्रेटरी फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं अशफाक अब्बासी साहब। अब्बासी साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब्बासी साहब, रमज़ान में तो अभी 2 हफ्ते पड़े हैं, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। आप लोगों ने अभी से फल सब्जियों की कीमतें कई गुना बढ़ा दी हैं, क्या चल रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि भाई जो है इस वक्त पहली बात तो ये है कि देखें इसमें क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है एक ट्रेडर कम्युनिटी से है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ट्रेडर कम्युनिटी को, लेकिन इसमें जो है कि ट्रेडर्स का जो है किरदार नहीं होता उसको महंगा करने में, बल्कि ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है। जब गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है जिसमें आपके पेट्रोल की कीमत, जैसे कि एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना पेट्रोल की कीमत जो है ना आसमान से बातें कर रही है, तो जब पेट्रोल महंगा होगा तो डेफिनेटली उसका इम्पेक्ट जो है आम मार्केट में पड़ेगा और एक आम सारिफ पर पड़ेगा और उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना ये फल की कीमतें, सब्ज़ी की कीमतें और दीगर जो इजनास हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है। फिर उसकी वजह ये है कि जो आम सारिफ होता है उसका जितना भी इम्पेक्ट होता है वो एक आम गरीब आदमी के ऊपर पड़ता है। ये वजह है कि जिसकी वजह से जो है ये फल की कीमतें और सब्जियों की कीमतें या इजनास की ना वो महंगी। भाई साहब, ये सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है अगर पता हो कि इसका कोई कट ऑफ लाइन है कि अब इतना बढ़ गया है या फिर जितना भी ज़्यादा बढ़ा हो लेकिन अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो कोई रोकथाम है ही नहीं। अब ऑब्वियसली अब तो ये डर है कि रमज़ान शुरू होते ही हर चीज़ के दाम मज़ीद बढ़ेंगे, तो कुछ ऐसा भी होने वाला है कि और बढ़ता चला जाएगा? डेफिनेटली ऐसा है कि बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ और क्योंकि रमज़ान आता है तो उसकी वजह से जो जितने भी फल हैं या इजनास हैं, कोई भी है, चावल हैं, दालें हैं, तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। आम रूटीन के मुकाबले में, जिस तरह आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान में जो है वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और माल की, क्योंकि गवर्नमेंट की बदकिस्मती हमारे मुल्क में है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जाती, कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं बनाया जाता कि जिसके तहत जो है ना उसके लिए पहले प्लान किया जाए। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो है फल की कीमतें क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो जिसकी वजह से जो है ना वो फ़ौरन महंगी हो जाती है। और यकीनन ये भी मैं आपको कह सकता हूँ कि आगे अभी कुछ ही दिनों बाद रमज़ान आ रहा है तो इसमें डेफिनेटली क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ना वो पड़ेगा मार्केट के ऊपर और पहले जो 10 दिन होंगे उसमें डेफिनेटली जो है ना वो फलों की जो कीमतें हैं वो बढ़ें। और इसमें ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए तो मेरे ख्याल में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये बताइएगा कि दुनिया भर में हमने देखा है बस सब के रमज़ान मुबारक और दीगर त्योहारों पर खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, हमारी तरफ बिल्कुल उल्टा हिसाब चलता है। आप लोग पहले की से प्लानिंग कर सकते हैं ताकि आम आदमी पर बोझ ना पड़े, सप्लाई एंड डिमांड पे तो ना छोड़ें रमज़ान के दिनों को। चैनल के तवज्जुह से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा, इस वक्त डीसी इस्लामाबाद यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हमारे साथ आएँ, बैठें, एक प्लान करें। ट्रेडर इस्लामाबाद सब्जी मंडी के हवाले से ट्रेडर कम्युनिटी नो प्रॉफिट नो लॉस पर जो है इस वक्त जो है एक अपना जो जितने भी इजनास हैं, फल हैं, वो जो है देने के लिए तैयार हैं। और लेकिन ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। और दूसरी ये बात है कि
आपको पता है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि यहाँ पर जो है ना एक माफिया जो है सरगर्म हो जाता है। उस माफिया को कंट्रोल करने के लिए अब बाज़ारों में जाते हैं, बाज़ारों के ऊपर जो है एक गरीब आदमी को अब ठिया अलॉट कर रहे हैं तो वो भी 20 से 25 हज़ार रुपया देकर जो है ना उसको ठिया अलॉट किया जाता है। अब उसमें उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? काम सारिफ के ऊपर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरा एक प्लान होना चाहिए। बाकी कंट्री में चले जाए, इवन कि आप इंडिया में भी चले जाएँ तो वहाँ पर भी जो मुसलमानों के लिए जो है इसके लिए जो है ना एक अच्छा पैकेज दिया जाता है। लेकिन बस बदकिस्मती यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट जो है ना वो उस तरह नहीं होता। आखिरी 10 दिनों में जो होते हैं, 5 दिन या 7 दिन रहते होते हैं, उसमें जो वो प्लान करते हैं, मेरा ख्याल है उस वक्त गुजरा होता है तो उसमें कुछ नहीं हो पाता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अशराफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं जी प्लान कर ले गवर्नमेंट तो कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन इस मरतबा भी आपको पता है कि गवर्नमेंट तो प्लान करेगी नहीं और यहाँ से भी कुछ नहीं होना। तो रमज़ान में आप प्राइस हाइक के लिए तैयार रहें। इट इज़ अनकैनी ऑब्वियसली इस वक्त तो अनप्रेसिडेंटेड किस्म की प्राइस हाइक हुई है ऑलरेडी और फिर रमज़ान में भी होगी। वैसे होता हर साल यही है बिल्कुल। लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे। सिंध हाई कोर्ट हुक्म दे रही है, सुप्रीम कोर्ट समाते कर रही है, लेकिन जनाब बड़े कोई ढीठ है। ये निजी स्कूल वालों की सिर्फ 1 माह की फीस लेना ही कबूल नहीं। निजी स्कूल की फीसों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि सरकार की वजह से आज लोग परेशान हैं। हुकूमत से इस हवाले से बहुत कुछ पूछना है। पीर की रोज़ भी जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि मुफ्त तालीम की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत की नाकामी पर लोग निजी स्कूल पर जाते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि रियासत का काम है निजी स्कूल्स को रेगुलेट करे। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को 2 माह की फीस इकट्ठी कर लेने से रोक दिया और एक साथ 2 माह की फीस वसूल करने वाले स्कूलों को 1 माह की फीस वापस करने का हुक्म दिया। और आपको बताएं कि बेंच के सरबराह जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने करार दिया कि अगर किसी स्कूल ने 2 माह की फीस एक साथ मांगी तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। और अदालत ने प्राइवेट स्कूल्स को तलबा के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई से भी रोक दिया। वरना आपको पता है ना कि प्राइवेट वो थ्रेटनिंग टाइप सिचुएशंस भी होना स्टार्ट हो गई थी, जिसके बारे में हमने एक्चुअली पहले जिक्र भी किया था। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के शिफ मिर्ज़ा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्ज़ा साहब, अदालतें कह रही हैं कि निजी स्कूल सिर्फ 1 माह की फीस जो है वो ले सकते हैं, लेकिन स्कूल ये नहीं मान रहे। तो इतनी लंबी अदालती जंग के बाद भी आप लोगों को क्या मसला है भाई? देखिए जी, पहली बात तो यह कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन पहले रोज़ से ही अदालती फैसलों का मुकम्मल मनवन जो है एहतराम कर रही है। और हमारे 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में और ये कंप्लेंट कतन किसी भी ऐसे हवाले से सामने नहीं आई। हाँ, बिल्कुल कुछ एक ऐसे हैं स्कूल जिनकी ये कंप्लेंट है और कोई भी कानून से बालातर नहीं है। तो मैं तो इस्तदा करूँगा सुप्रीम कोर्ट से कि इनको एग्जाम्पलरी तौर पर जो है वो ट्रीट किया जाना चाहिए ताकि बाकियों के लिए एक मिसाल हो। तो इसमें फेडरेशन मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करेगी और जहां कहीं भी कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन होगी तो जो है कोर्ट के साथ हम खड़े होंगे। हम अपनी कम्युनिटी को बेसिकली कह रहे हैं कि सारे फॉलो कर रहे हैं, चंद हैं जो फॉलो नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं एग्जाम्पल बनाना चाहिए। ये बता दीजिएगा काशिफ मिर्जा कि अदालतों की जानिब से वार्निंग भी दी गई है कि अदालती हुक्म उदूली हुई तो फिर एक्शन भी लिया जाएगा। ये एक्शन कुछ भी हो सकता है। आप लोग ये जो कुछ स्कूल हैं, जाहिर है वो एसोसिएशन का हिस्सा हैं, ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि स्कूल वगैरह बंद भी हो सकते हैं इजाफी फीसें वसूल करने की वजह से? स्टेट जो है आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही और आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो आईनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। इन हालात में ये बहुत ज़रूरी है कि इनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। ना सिर्फ सपोर्ट किया जाना चाहिए बल्कि रेगुलेट ज़रूर करें, साथ फैसिलिटेट भी करें। बदनसीबी हमारी ये है कि हम रेगुलेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, फैसिलिटेशन नहीं कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल के रिकॉर्ड्स उठा के देखें, बल्कि 30 साल के, तो आपको पोजीशन होल्डर अदारे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में दिखाई देते हैं, पब्लिक स्कूल में दिखाई नहीं देते। और हालत ये है कि जो पब्लिक स्कूल के ऊपर जो गवर्नमेंट के अपने हैं अरबाब इख्तियार, जो सदर है, वज़ीर आज़म है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनके बच्चे तो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से, मैं बार बार यहाँ पे इस्तदा पहले भी कर चुका हूँ, इंडियन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा एग्जाम्पलरी इंडिया में एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जो भी स्टेट से कोई बेनिफिट लेता है, मरात लेता है, वो अपना बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ाएगा। उनके अदारों की हालत आप देखें कितनी बेहतर हो रही है। हमारे भी ऐसा एक स्पीकिंग ऑर्डर आना चाहिए और मैं दरख्वास्त करूँगा चीफ जस्टिस साहब से कि ऐसा ही एक ऑर्डर वो दें कि जो भी सरकार से कोई बेनिफिट लेता है, मरात लेता है या कोई तनख्वाह लेता है, वो अपना बच्चा में पढ़ाए। आप देखेंगे
कि हमारे पब्लिक स्कूलों की हालत भी दुरुस्त होगी और प्राइवेट स्कूलों के ऊपर से ये जो बोझ है, जो प्रेशर है, ये भी खत्म होगा। अच्छा, ये अच्छा आइडिया था आपका, होपफुली कोई सुन रहा होगा। अच्छा, इन्हीं केसेस की समात में ये ऑप्शन भी सामने आ चुका है कि स्कूलों को सरकारी तहवील में लिया जा सकता है। तो ऐसा होता है तो फिर आप लोग ने क्या सोचा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक पासिंग रिमार्क्स हैं, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक बात है कि माजी में अगर आप उठा के देखें, नेशनलाइजेशन वो वाहद एक ऐसी चीज़ थी जिसने बेड़ा गर्क कर दिया इस तालीम का। अगर आप देखते हैं कि 70s की दहाई में नेशनलाइजेशन से पहले तो पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर था बहुत प्रमोट हो रहा था, बेड़ा गर्क करके रख दिया इस एजुकेशन सेक्टर को नेशनलाइजेशन ने। इस वक्त सरकार के पास वो अपने जो अदारे हैं वो नहीं चल रहे, और हालत ये है कि सरकार की जो पॉलिसी है वो आप देखें, अपने जो अदारे हैं वो प्राइवेट लोगों को ठेके पे वो दे रही हैं। तो जब आपसे मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, मिसिंग फैसिलिटीज हैं, बजट में पैसा नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है, तो ये कैसे वो अपने अदारे तो ये चला नहीं रहे। इन हालात में अगर वो प्राइवेट सेक्टर के भी अदारे अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये समझती है तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप इसको वेलफेयर एक कैटेगरी बना दें, कोई भी इसको डिक्लेयर कर दें कि जी आइन का 18 जो है इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि आइन का 18 आर्टिकल जो बहुत वाज़िया तौर पे जो प्रोफेशन के तौर पे ऑप्ट करने का हमें राइट देता है। लेकिन अगर इससे तालीम की कोई बेहतरी होती है, इसमें कोई इतराज़ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा साहब, आपने वक्त दिया। कुछ ये सजेशन में से मुझे बड़े क्लिक किए कि अगर तमाम सरकारी अफसरान हों या फिर गवर्नमेंट से मरात लेने वाले वज़रा और तमाम MNAs MPAs, इन पे लाजिम हो जाए कि इन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना है, तो आप देखें कि एक महीने में इन स्कूलों की कैसे हालत। और ये बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होगा कि अपने ही बच्चों को उन स्कूलों में भेजना है, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि वो स्कूल भी बेहतर हालात उनकी कर सके। हुकूमत $22 अरब के कर्जे लेगी, आसान शराइत पर तो ज़ाहिर कुछ मिलने वाला है नहीं, फिर आवाम को क्यों नहीं बता देते कि क्या होने वाला है? ये पर्दादारी किस लिए है? वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान $6 से $8 अरब कर्जा प्रोग्राम पर मामला तय पा गए हैं। IMF के बाद आलमी बैंक से $7 से $8 अरब और एशियाई तरक्याती बैंक से भी $6 अरब मिलेंगे। इस तरह आइंदा 3 बरस में मजमूई तौर पर $22 अरब मिलने का इम्कान है। मेरे ख्याल में जो डायरेक्ट कर्जा है IMF का, वो तो बहुत बड़ी कोई $6 से $8 बिलियन ऐसी रकम होगी। शराइत की वजह से बोझ नहीं आम आदमी के ऊपर पड़ेगा, लेकिन जिस मईशत को जिधर ये छोड़ के गए हैं उसके लिए जो फैसले आपको करने पड़े उसकी वजह से बोझ तो पड़ा है, उसमें तो कोई शक नहीं ना। एनर्जी की प्राइसेस की इस वक्त हमारे पास हुकूमत के पास कोई नया इस वक्त कोई प्रपोजल नहीं है बिजली की कीमत बढ़ाने का। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि IMF को टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर एतराज़ है, ना बिजली की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। कुछ चीज़ें महंगी होंगी लेकिन आम आदमी मुतासिर नहीं होगा। दूसरी जानिब अपोजिशन इन मामलात को पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर रही है। जो झूठे लोग हैं और जो झूठी हुकूमत है वो पाकिस्तान की आवाम को IMF की शराइत बताए कि चोर दरवाजे से जिन मुआहदों पे दस्तखत हो रहे हैं उसकी वजह से ये महंगाई 80% आ रही है। रिपोर्ट्स ये हैं कि एक बार फिर शायद IMF ने डिले किया है और कंडीशंस जो हैं और सख्त डाल दी हैं, और CPEC के हवाले से कुछ और उन्होंने सवालात रेज़ किए हैं। ये क्या वजह है कि इतने माह गुजरने के बाद अभी तक वो नेगोशिएशंस कामयाब नहीं कर पा रहे? IMF का वक्त रमज़ान माह के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिसमें हतमी मुआहदा होगा। इससे पहले हुकूमत पार्लियामान को भी कुछ बता दे तो इन दावों की लाज रह जाएगी। जाहिर है इसी पर ज़रा हम तफसीली बात कर। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू शाह साहब, आपने वक्त दिया। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि इत्तलात हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अगले 3 साल में तकरीबन मजमूई तौर पर मुख्तलिफ इदारों से मिलाकर $22 अरब तक का कर्ज लेगी। क्या सब हुकूमतों में यही होता है या इस बार कुछ स्पेशल हो रहा है? एक तरफ तो हम कर्जे IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले रहे होंगे, दूसरी तरफ हमने जो पुराने कर्जे हैं उनको हम वापस भी कर रहे होंगे। सो ये एक किस्म की डायनामिक चीज़ है। अगर हमारी इकॉनमी बेहतर हो गई, अगर हमारी इकॉनमी में ग्रोथ आनी शुरू हो गई और अगर हमारी इकॉनमी में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है और हमारा अपना इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, तो फिर ये भी पॉसिबल है कि हम अपने पुराने कर्ज़े जो हैं उनको उतारना भी शुरू कर सकते हैं। मसलन अगर हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं
और उस प्राइवेटाइजेशन से जो रकम आती है उससे हम कर्ज़े अपने जो हैं वो पे ऑफ कर देते हैं, तो कर्ज़ों की जो टोटल हजूम है वो भी कम हो सकता है। सो ये डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ में। मेरे ख्याल में क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कर्ज़े ले लिए हुए हैं, अब वक्त आ गया कि हम अपने कर्ज़ों की भी स्ट्रक्चरिंग करें और उसमें देखें कि अगर हम कुछ असासे बेच के कर्ज़े वापस कर सकते हैं और कर्ज़े हैं तो हमें वो वापस करने चाहिए। शाह साहब ये भी बताइए कि आलमी इदारे कर्ज देते हैं तो उनकी शराइत काफ़ी सख्त होती हैं, ये एक आम सा तासुर है, तो इस बार पाकिस्तान को किस तरह की शराइत का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, एक बात तो ये है कि जो आलमी इदारे कर्ज़े देते हैं वो कमर्शियल कर्ज़ों से सस्ते होते हैं। सो अगर IMF से हम कर्ज़ा लेंगे तो वो उससे सस्ता होगा बनिस्बत के हम किसी बैंक से जाके कर्ज़ा ले लें। यहाँ हम जाके बॉन्ड इशू करें और उस बॉन्ड का इंटरेस्ट दें तो वो इंटरेस्ट IMF के कर्ज़े से ज़्यादा होगा। सो आई थिंक ये जो इंटरनेशनल अदारों हैं इनके कहीं कर्ज़े तो कंसेशनल भी हो सकते हैं, और अगर कोई बायलैटरल अरेंजमेंट आपकी किसी दूसरे ममालिक से होती है तो उसमें भी आपको हो सकता है कर्ज़े सस्ते कर्ज़े भी मिल सकते हैं। सो ओवरऑल आपके मुल्क की एक डेट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कर्ज़ों को अगर इकट्ठा करेंगे तो आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो भी नीचे आएगी और उससे आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सूद की मद में आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। सो कोशिश ये होनी चाहिए आगे चलते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए जो कि नॉन डेट क्रिएटिंग फाइनेंसिंग। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आप तस्करा कर रहे हैं। शाह साहब लास्टली बता दीजिए, अपोजिशन दीगर हल्के मुतालबा कर रहे हैं कि जो भी कर्ज लिए जा रहे हैं कहीं से भी लिए जा रहे हैं, आवाम को इसकी तफसील से आगाह किया जाए, शराइत से आगाह किया जाए, ये करना मुनासिब होगा? प्रोग्राम होता है वो तो जो भी होगा वो उनकी वेबसाइट पे भी आ जाएगा और उसमें आपको सारे टारगेट्स का भी पता लग जाएगा, शराइत का भी पता लग जाएगा कि आप किस किस्म की जो वो हैं कंडीशनैलिटीज़ क्या होंगी कि हमने कैसे बिजली के निज़ाम को ठीक करना है या हमने कैसे फिस्कल डेफिसिट अपना ठीक करना है, कैसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट को नीचे लाएंगे, उनके तरीक़ेकार होंगे, उसके मुताबिक टारगेट्स वगैरह भी होंगे। सो आई थिंक कि ये अवाम को इसका बिल्कुल पता होना चाहिए। अवाम को ये भी पता होना चाहिए कि क्यों हम इन मुश्किलात में फंसे हुए हैं और कौन सी चीज़ें करने से हम इन मुश्किलात से बाहर आ जाएंगे और किस तरह हमारी इकॉनमी जो है वो तरक्की की तरफ जा सकती है, किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, किस तरह रोज़गार के मौके बन सकते हैं और किस तरह हमारे मुल्क में एक महंगाई का जो बाज़ार है वो कम हो सकता है, स्टेबिलिटी भी आ सकती है। थैंक यू सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। अभी जल्दी से क्योंकि टाइम कम रह गया, जाते जाते माहिरा खान जो हैं वो स्टार गेस्ट अपीयरेंस देने वाली हैं माया और शहरियार की आने वाली नई फिल्म में, जिसका नाम है परा हट लव। आसिम रजा की ये फिल्म है, उसमें कैमियो परे परे हट नहीं हमारा परा ही है, हम परा करेंगे। जल्दी से आपको बता दें कि पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसामुल हक ने एक और टाइटल अपने नाम कर लिया है और एहसामुल हक ने अपने पार्टनर मेक्सिको के टेनिस स्टार सैंटियागो गोंजालेस के साथ मिलकर ह्यूस्टन डबल का टाइटल जीत लिया है और उन्होंने दो बरतानवी भाइयों को 3-6, 6-4, 6-10 के पॉइंट से शिकस्त देकर ये टाइटल हासिल किया है। इस कामयाबी के बाद आसाम के ATP टाइटल्स की तादाद हो गई है 17 एंड वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट आसाम। सो यस, व्हेनेवर यू आर बैक इन द टाउन एंड द कंट्री, आप हमारे पास जरूर आइएगा। वी विल सेलिब्रेट ऑल दीज टाइटल्स। Alright जी, so this is all the time we have for today. इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, same time, same place. Have a great day.